नमस्कार बच्चों। आज हम कक्षा 11 के इतिहास विषय के पाठ 9 औद्योगिक क्रांति इसके दूसरे भाग को समझ रहे हैं। पहले भाग में हमने विस्तार से समझा था कि इंग्लैंड में सबसे पहले औद्योगिक क्रांति क्यों हुई थी। अब हम आज पढ़ेंगे शहर, व्यापार और वित्त के बारे में कि उस समय विशेष रूप से इंग्लैंड में लंदन शहर में जो शहर किस प्रकार स्थिति थी, व्यापार उसका किस प्रकार था और वित्तीय व्यवस्था के बारे में हम समझेंगे। 18वीं शताब्दी से यूरोप के बहुत से शहर क्षेत्रफल और आबादी दोनों ही दृष्टि से बढ़ने लगी थी। जैसा कि पिछले भाग में भी बताया था, तो क्षेत्रफल भी उनके बढ़ने लगे थे और आबादी भी बढ़ने लगी थी। जैसा कि पता है, आबादी बढ़ती है तो आबादी जो है जहाँ रिहायशी इलाके नहीं है वहाँ पर रहने लगती है, तो उनका क्षेत्रफल बढ़ता रहता है। और जो जहाँ जंगल होते हैं वो भूमि का उपयोग होने लगता है, तो इस प्रकार क्षेत्रफल भी बढ़ने लगा और आबादी भी बढ़ने लगी पूरे यूरोप की। अब क्या हुआ कि जो यूरोप के इन 19 शहरों की आबादी, यूरोप में 19 जो शहर थे उनकी आबादी जो है 2 गुनी हो गई थी 1750 से 1800 के बीच में। इनमें से 11 ब्रिटेन के थे और इन 11 शहरों में लंदन सबसे बड़ा शहर था जो देश के बाज़ारों का केंद्र था। बाकी बड़े बड़े शहर भी लंदन के आसपास स्थित थे। जैसा कि हम पिछले भाग में हमने लंदन शहर के बारे में पढ़ा था, तो आज हम और लंदन के बारे में कि इतने सारे 19 जो है टोटल यूरोप के जो नगर थे, शहरों की जो जनसंख्या है वो दुगनी हो गई थी 1750 से 1800 के बीच में। इन सब में जो सबसे प्रमुख था वो था लंदन, और जो इंग्लैंड के टोटल 11 शहरों में आबादी बढ़ी थी और जो है उनमें से लंदन सबसे बड़ा था, और जो शेष थे है ना वो भी लंदन के आसपास ही स्थित थे। अब लंदन ने संपूर्ण विश्व में भी एक महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त कर लिया था। 18वीं शताब्दी तक आते आते भूमंडलीय व्यापार का केंद्र इटली तथा फ्रांस की भूमध्य सागरीय पत्तनों है ना, मतलब बंदरगाह से हटकर हॉलैंड और ब्रिटेन के अटलांटिक पत्तनों पर आ गया था। तो जो भूमध्य सागरीय जो व्यापार होता था है ना, जल मार्ग से व्यापार होता था, वो पहले इटली और फ्रांस के जो भूमध्य सागरीय पत्तन है उन पर स्थित था, वे मेन थे है ना। और जो है अब क्या है, हॉलैंड और ब्रिटेन जो है इसके पास यह व्यापारिक केंद्र आ गया था। मतलब यहाँ से होकर समुद्री जहाज आते थे जाते थे, प्रमुख इनका नियंत्रण हो गया था समुद्री व्यापार में। अब इसके बाद तो लंदन ने अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए ऋण प्राप्ति के प्रधान स्रोत के रूप में एम्स्टर्डम का स्थान ले लिया। तो जो स्थान पहले एम्स्टर्डम का था वो अब लंदन शहर ने ले लिया था। आगे बच्चों, जो लंदन शहर था वो इंग्लैंड, अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के बीच स्थापित त्रिकोणीय व्यापार का केंद्र भी बन गया था है ना। लंदन शहर जो है वो पूरे इंग्लैंड और जो अफ्रीका आपको पता है और वेस्ट इंडीज़, तो इन तीनों का जो व्यापार था उसका सेंटर बन गया था लंदन शहर। और अमेरिका और एशिया में व्यापार करने वाली कंपनियों का कार्यालय भी लंदन में ही थे है ना। अमेरिका और एशिया के जो प्रमुख जो व्यापारिक कंपनियां थीं उनके जो केंद्र थे वो लंदन शहर में थे। और इंग्लैंड में विभिन्न बाज़ारों के बीच माल की आवाजाही प्रमुख रूप से नदी मार्ग से और समुद्री तट की सुरक्षित खाड़ियों में पानी के जहाज़ों से होती थी, ठीक है ना। तो नदी मार्ग से होती थी और समुद्री तट की सुरक्षित जो खाड़ियों में पानी के जहाज़ों से होती थी। ऐसा इंग्लैंड में होता था, पानी जल मार्ग से व्यापार होता था। अब जो है
रेल मार्ग का प्रसार होने तक, जब तक रेल मार्ग का प्रसार हुआ था तब तक जल परिवहन स्थल परिवहन की तुलना में सस्ता पड़ता था और उसमें समय भी जो है कम लगता था। तो इसीलिए जो है सभी इंग्लैंड में जो है जल परिवहन से व्यापार होता था। अब क्या होता है, जहाँ पर नदियाँ थी तो नदियों से सामान पहुँचाया जाता था और जहाँ समुद्र से संभव था समुद्र से पहुँचाया जाता था। तो कैसे, इंग्लैंड की नदियों के सभी नौका चलनीय भाग समुद्र से जुड़े हुए थे, है ना। इंग्लैंड में जहाँ जहाँ से जो नदियाँ आती थी वे फिर वो समुद्र से जुड़े हुए थे, समुद्र तक वो आके मिलती थी। तो इसीलिए नदी पोतों के जरिए ढोए जाने वाला माल समुद्रीय तटीय जहाज़ों तक, जिन्हें तटपोतों कहा जाता था, आसानी से ले जाया और सौंपा जा सकता था। तो नदियों से सामान लेकर जाते थे और फिर समुद्र तटीय जहाज़ों में, बड़े बड़े जहाज़ों में पहुंचाया जाता था। तो इस प्रकार आसानी से सामान एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंच जाता था। सन 1800 तक इन कोस्टल तटपोतों पर काम करने वाले नाविकों की संख्या 1 लाख तक पहुंच गई थी, है ना। इन जो तटीय जो पोत थे, है ना, बंदरगाह थे, वहाँ पर काम करने वाले जो नाविक थे उनकी संख्या 1 लाख तक पहुँच गई थी, इतने सारे हो गए थे। अब जो है देश की वित्तीय प्रणाली का केंद्र बैंक ऑफ इंग्लैंड 1894 में स्थापित हुआ था। जैसा कि पिछले भाग में भी बताया था, बैंक ऑफ इंग्लैंड की स्थापना हुई थी। तो ये वित्तीय प्रणाली के बारे में इस भाग में भी बताना था, इसलिए यह जरूरी था। तो जो है वित्तीय प्रणाली का एक सेंटर था, केंद्र था बैंक ऑफ इंग्लैंड, जिसकी स्थापना 1694 में हुई थी। अब बैंक की अनेक शाखाएं विभिन्न स्थानों पर स्थापित हुई। अकेले लंदन में ही 100 से अधिक बैंक थे। तो ऐसे ही हम अनुमान लगा सकते हैं कितने सारे बैंक रहे होंगे, लोग उसका कितना उपयोग करने लगे होंगे। वहाँ की औद्योगिक व्यवस्था इसीलिए इतनी ज़्यादा फलीभूत हुई। बड़े बड़े औद्योगिक उद्यम स्थापित करने और चलाने के लिए आवश्यक वित्तीय साधन इन्हीं बैंकों द्वारा उपलब्ध कराए जाते थे, है ना। तो इसीलिए जो है वित्तीय साधन इन बैंकों की सहायता से उपलब्ध होते थे। बैंकों से लोग पैसे जमा कराते थे, वहाँ से ऋण लेते थे। तो इस प्रकार अब ब्रिटेन में गांव से शहरों की ओर जो गरीब लोग आ गए। आपको पता है कृषि क्रांति के बारे में पिछले भाग में बताया था। तो जो गरीब लोग थे, जिनके पास भूमि नहीं थी, तो बड़े बड़े फार्म हाउस जो संपत्तिधारी लोगों ने बना लिए थे, उन्होंने सार्वजनिक भूमि पर अधिकार कर लिया था। तो इस प्रकार कृषि में तो उन्होंने तरक्की की थी, कृषि उन्होंने उत्पादन बढ़ा लिया था। तो जो गरीब लोग थे, भूमिहीन मजदूर थे, वे गांव छोड़कर शहर की ओर आ गए। उन्होंने उद्योगों में मजदूरी का कार्य किया। तो ये जो उद्योग स्थापित हुए तो वहाँ पर मजदूरों की ज़रूरत थी। तो जो गांव से जो गरीब लोग आए थे उनको यहाँ काम मिल गया और उद्योगों में भी मजदूरों की ज़रूरत थी, तो वो भी पूर्ति हो गई। अब बड़े बड़े उद्योगों को ऋण उपलब्ध कराने के लिए बैंक मौजूद थे। आपको बताया था बैंक की कितनी ज़्यादा शाखाएं लंदन शहर में ही 100 थीं और जो है इस प्रकार पूरे ब्रिटेन में छोटी छोटी अनेकों बैंक की शाखाएं उपलब्ध हुई। तो इस प्रकार जो वित्तीय व्यवस्था उनकी बहुत अच्छी सुचारू रूप से औद्योगिक क्रांति के दौरान चली। अब जो है परिवहन के लिए एक अच्छी व्यवस्था उपलब्ध थी, है ना। परिवहन की व्यवस्था आपको बताया जैसे कि जो बहुत अच्छी व्यवस्था थी। जल परिवहन उस समय था ही और रेलवे परिवहन का विस्तार हो ही रहा था और तो इसीलिए जल परिवहन के माध्यम से वे कार्य करते थे। अब 18वीं शताब्दी में कुल मिलाकर 26,000 आविष्कार हुए थे, है ना।
तो 26,000 आविष्कार हुए थे। इनमें से आधे से अधिक आविष्कार 1782 से 1800 तक की अवधि में हुए। इन आविष्कारों के कारण अनेक परिवर्तन हुए। इन परिवर्तनों में से केवल 4 बड़े परिवर्तन जो है वो हम इस पाठ में पढ़ेंगे। कौन कौन से? कि उद्योग, एक तो लौह उद्योग के बारे में, लौह इस्पात उद्योग, उसके बारे में पढ़ेंगे। एक जो है कपास की कटाई और बुनाई के बारे में, और भाप की शक्ति के विकास के बारे में, और रेल मार्गों की शुरुआत मुख्य रूप से उस समय हुई, और इन्हीं के बारे में हम औद्योगिक क्रांति वाले पाठ में, इस पाठ में हम पढ़ेंगे। और ये हम आगे पढ़ेंगे अगले भागों में। और आज के लिए बच्चों इतना ही। अब हम होमवर्क देख लेते हैं। आज जो हमने पढ़ा बच्चों, उसमें से आपको 6 एक्स्ट्रा क्वेश्चन बनाने हैं। रिक्त स्थान, सही गलत, मिलान, और 1 लाइन आंसर, 1 वर्ड आंसर। चॉइस आपकी है, इनमें से आप कुछ भी बना सकते हैं। तो एक्स्ट्रा क्वेश्चन आपको छांटने हैं और उसके उत्तर भी लिखने हैं। बच्चों आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलेंगे। धन्यवाद।